भारत माता की अगर आप तस्वीर लगाएं और कर्नल राणावत के बारे में लगाएं तो आपको पता चलेगा 1947 से 2014 तक भारत माता एक कटोरा लेकर जो भीख मांग रही थी। तो रुचि पाठक नाम की जो लड़की थी उससे कहा जी हमें जो 99 साल की अब लीज पे आज़ादी मिली, उसका खंडन किसी ने नहीं किया, मोदी जी तक ने खंडन नहीं किया। तो आप समझिए मोदी जी ही खड़े हैं रुचि पाठक के पीछे, कंगना राणावत के पीछे। 2014 में जब मोदी जी आए तो देश आज़ाद हुआ और उन्होंने जो भारत माता के हाथ में जो आरएसएस ने कटोरा पकड़ा रखा था वो जनता के हाथ में पकड़ा दिया। इन गधों ने कभी भी देश के संविधान को नहीं पढ़ा। कर्नल राणावत को एक हीरोइन की तरह पेश किया जाता है और ये बताया जाता है कि भारत की हमारी राष्ट्रीय एक तरह से नायिका है आज के समय में। ये एक ही स्कूल है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं और इसीलिए जो लोग जो हैं देश की आज़ादी को बर्बादी की आज़ादी बताते हैं। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद मौज से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी, एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर हैं। परिचय इनका ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं इनसे इनका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है आपका। आप आजकल मराठी चैनल पे भी आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं जी। बड़ी खुशी की बात है इस बात की कि जहाँ नॉन स्पीकिंग हिंदी है वहाँ भी आप अपने जलवा बिखेर रहे हैं। इसी के साथ में एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जो अभी हाल में ही भाजपा की जो चली हुई कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी पैदा करने में भाजपा माहिर है और ख़ास तौर पर आज़ादी के ऊपर वो लांछन लगाते हैं जो हमारी आज़ादी है। वैसी तरीके से एक लांछन कंगना राणावत ने लगाया है, उनको पद्मश्री मिला। इसके बाद उनको एक चैनल ने बुलाया, वो भी सरकारी चैनल है, गोदी मीडिया है। और वहाँ उन्होंने एक जो चीज़ कही है वो मैं अपनी ज़ुबान से कहने बड़ा सकता हूँ, लेकिन कहूँगा कि हमें जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, गांधी जी के कटोरे में डाल दी गई थी। गांधी जी जिन्होंने पूरी दुनिया में अहिंसा का संदेश दिया और उनके बारे में कोई गलत बात तो की नहीं, उन्होंने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने राष्ट्रपिता हैं जिसको बीजेपी भी राष्ट्रपिता मानती है। इसके साथ ही उन्होंने शुरू से जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी आज़ादी की, जिसको सावरकर ने भी आज़ादी की लड़ाई माना, वहाँ से लेके अब तक के सारे शहीदों के ऊपर एक किस्म से वो फेर दी, झाड़ू कहना चाहिए। और ये कहना कि आज़ादी सिर्फ सन 2014 में मिली थी, यानी जब मोदी जी आए तब देश को आज़ादी मिली थी। तो इस किस्म के बयान क्या बीजेपी दिलवाती है या उनके अपने दिमाग की उपज होती है? क्योंकि ऐसे बयान आते साथ ही आईटी सेल में बड़े पॉपुलर होते, आदमी नहीं उठाते उसको, तो मजाक उड़ाते, लेकिन आईटी सेल इसको बड़ा हाईलाइट करता। क्या आप इस कहना चाहेंगे? हमारी आज़ादी का जो आंदोलन है वो 1857 से शुरू हुआ जी और 90 साल चला जी, और 1947 में देश को आज़ादी मिली। और देश की आज़ादी का मकसद ये था कि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ भारत ही आज़ाद नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बना, बल्कि भारत की आज़ादी की वजह से ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद जो था उसका साम्राज्य ढह गया। और भारत की आज़ादी के बाद तकरीबन 107 देश हैं जो कि विभिन्न देशों की गुलामी से आज़ाद हुए। तो भारत की आज़ादी को पूरी दुनिया के 107 और 2 हम 109 देश मानते हैं कि देश आज़ाद हुआ। लेकिन ये जो आरएसएस के लोग हैं ये बड़े पुरातन पंथी हैं और इनको घुट्टी में जो है हमेशा ये बात सिखाई जाती है कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली। इनको ये बताया जाता है कि चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब सरदार पटेल को थोड़ा वो करने लगे हैं और उनके भी मिट्टी डाल दी। ये सब जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे, ये सबको कहते हैं। ये उनको अब तो भगत सिंह को भगत सिंह मानने लगे हैं, लेकिन भगत सिंह का वो भगत सिंह रूप नहीं जानते जो लेनिन को पूछता है, जो मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट है उसको भी ये जो है भारतीय सांस्कृतिकवाद का प्रतीक बनाकर बताते हैं कि जैसे भगत सिंह भी जो है मनुस्मृति को मानता था, जैसे भगत सिंह भी छुआछूत को मानता था, जैसे भगत सिंह भी मुल्लों को जो है ये मानता था कि ये आक्रांता थे, इन्होंने देश को लूटा। तो एक समझिए आरएसएस वाले अपने हिसाब से इतिहास लिखने के माहिर हैं। आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में तो उन्होंने हल्दी घाटी पे किताबों में लिखवाया कि हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को हरा दिया था।
अब सवाल ये आता है कि कोई भी आदमी, बेवकूफ़ आदमी भी सोचेगा कि अगर अकबर की सेना को महाराणा प्रताप ने हरा दिया तो अकबर फिर तो दिल्ली में राज कर रहा था, आगरा में राज कर रहा था, और महाराणा प्रताप जंगलों की खाप पा रहे थे, घास की रोटी खा रहे तो या तो आप ये समझो कि ये पढ़ाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, यानी इनका जो सोच है वो वैसा ही है कि कंगना रनावत जब बचपन में एक बार मेला देखने गई तो उसकी माँ ने पूछा तूने क्या देखा, तो कंगना रनावत ने कहा कि मैंने हाथी देखा। अब हाथी देखा तो उसकी माँ ने पूछा हाथी में क्या देखा, तो कंगना रनावत ने कहा मैंने हाथी की 2 सूंड देखी। अब 2 सूंड देखी तो उसकी माँ ने समझाया हाथी की 2 सूंड नहीं होती, लेकिन कंगना रनावत ने उस समय में हाथी को जिस हालत में देखा था तो उसे समझा कि इसकी 2 सूंडें हैं। अब ये आप लोग सोचते रहोगे आरएसएस वाले इसकी कैसे व्याख्या करेंगे, लेकिन इन लोगों का सोच जो है इसी तरह का घटिया सोच है। ये सही चीज़ पर उंगली नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इनकी यूएसपी जो है, आरएसएस की यूएसपी क्या है? यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे लाइफ बॉय होता है, मेरी बेटी विधि है, वो एक कंपनी में काम करती है, तो वो कहती है कि भाई यूनिक सेलिंग पॉइंट ये होता है कि जैसे हम कहते हैं लाइफ बॉय वाले कि 99% ये कीटाणुओं को मार देता है। तो जब भी कीटाणु की बात आएगी आपको लाइफ बॉय याद आएगा और आप खरीद लेंगे। तो आरएसएस की यूएसपी क्या है? आरएसएस की यूएसपी है कि भारत माता, हर जगह वो भारत माता को ले आएंगे। आप मान लो शादी हो रही है तब भी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, इस तरह के नारे लगाने लगते हैं। तो ये जो है सपने में भी जो है इस तरह के नारे लगाते रहते हैं और ये समझते हैं कि हम सबसे ज्ञानी हैं। अब कंगना रनावत ने जो कहा कि हमें 1947 में आज़ादी नहीं मिली, वो जो मिली थी वो भीख थी। अब भीख जो थी, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। अब भीख किसको मिली? यानी कि भारत माता एक भिखमंगी हो गई। भारत माता की अगर आप तस्वीर लगाएं और कंगना रनावत के बारे में लगाएं तो आपको पता चलेगा 1947 से 2014 तक भारत माता एक कटोरा लेकर जो भीख मांग रही थी। और 2014 में जब मोदी जी आए तो देश आज़ाद हुआ और उन्होंने जो भारत माता के हाथ में जो आरएसएस ने कटोरा पकड़ा रखा था वो जनता के हाथ में पकड़ा दिया। अब सारी जनता जो है वो कटोरे को लेकर घूमती है और कटोरे को लेकर जो है वो आज़ादी समझती है कि भीख मांगने की आज़ादी जो 2014 में देश के लोगों को मिली वही असली आज़ादी। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर ऐसा बयान कोई दूसरा दे देता है, जैसे दिया है शर्जील इमाम वगैरह के आते हैं कि उनके बयान ही नहीं थे, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के अभी तक जेल में ठूसा गया है, कंगना रनावत को इस तरीके से आज़ाद क्यों घुमाया? देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्ट्रेटजी से काम करती है। शर्जील इस्लाम ने क्या कहा था, मैं बयान दोहरा सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है। वो ये है कि उसने कहा था कि हमारे यहाँ जो सिलीगुड़ी से आगे जब जाएंगे तो एक भारत और जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली सड़क है, जो एरिया है, वो सिर्फ जो है 5 किलोमीटर लंबा है। और उसने कहा था कि अगर कोई भी इस हिस्से पे कब्जा कर ले, हड़ताल कर ले, बंद कर दे तो बाकी 7 राज्य जो है भूखे मर जाएंगे। ये उसने एक स्ट्रेटेजिक बात बताई थी जो सब लोगों को पता है, जो भी जियोग्राफी पढ़ते हैं, भारत के बंटवारे की बात पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं भाई सिक्किम क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भूटान क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आता है चिकन नेक की बात, ये उसमें भी लिखा होता है। उसने इस बात को कहा तो इस बात पर उस यूएपीए लगा दिया। वो 2.25 साल से इस बात पर जेल में है कि तुमने जो है चाइना को बता दिया कि भारत के अगर इस आपने चिकन नेक को कब्जा कर लिया तो आप जो है पूरा देश कट जाएगा। तो इस बात पे उस पर यूएपीए लगा है। अब आपने ये कहा कि अगर ये बात कंगना रनावत कहती या कंगना रनावत कह रही है, अभी जैसे लोगों ने अभी पाकिस्तान और भारत की जीत पर जो है पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो उन पे यूएपीए लग गया। और कल भी जो है जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, पाकिस्तान हारा तो हिंदुस्तान में लोगों ने दिवाली मचाई। तो दिवाली मनाने का मतलब ये एक मानसिकता है, ये एक अभिव्यक्ति है जो आपको बचपन से सिखाया गया है। अब कंगना रनावत को एक हीरोइन की तरह पेश किया जाता है और ये बताया जाता है कि भारत की हमारी राष्ट्रीय एक तरह से नायिका है आज के समय में। उसको क्या है कि मोदी सरकार क्या करती है, जो भी आदमी विवादास्पद काम करता है, विवादास्पद बात करता है, उसको तुरंत जो है जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देती है। कंगना रनावत को दे रखी है। उसने कहा था जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उसने यही तो कहा था जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और इस बयान के बाद जो है जब बम्बई की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उस पर कार्रवाई शुरू की तो तुरंत जो है अमित शाह जी ने उसको कहा इसे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दो। इसी तरह आप देखेंगे कि किरीट सोमैया है, वो लोगों पे आरोप लगाते रहते हैं बम्बई में, कहते हैं मैं तेरी पोल खोल दूंगा, तेरी पोल खोल दूंगा। और अभी पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी है।
और आप देखिए कि जितने भी जो बीजेपी के विधायक थे जो कि वहाँ पर चुनकर आए थे बंगाल में, उन सबको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थे। हाँ, चुन के आए उसमें वाई के हर एमएलए को बिना रिस्पेक्टिव के इस आदमी को खतरा है, थ्रेट परसेप्शन है, ये नहीं है। तो एक तरह से लालच देते हैं ये लोगों को कि आपको वाई या जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी तो आपका रुतबा समाज में बढ़ जाता है। अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे जी कोई वीआईपी है, सड़क पर गुजरेंगे तो जी कोई वीआईपी है, सीना जो है 56 इंच का वैसे ही हो जाता है, और कंगना रनावत का तो और बड़ा हो गया होगा। तो ऐसी हालत में आप देखिए कि कंगना रनावत के बारे में अगर हम सोचें और हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये देश के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग कर रहे हैं हम लोग, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस स्थिति को बना दिया। और जब उसने कहा कि हमें आज़ादी भीख में मिली, तो वहाँ पर जो उस मंच पर तो नौविका कुमार थी, जिनको ये समझ नहीं आया कि मैं इस पे क्या प्रतिक्रिया करूं, जो बड़ी राष्ट्रभक्त बनती है, और वहाँ जो लोग बैठे थे वो इस पे ताली बजा रहे हैं। यानी कि उन लोगों पे सब पे यूएपीए लगना चाहिए कि इतने जाहिल और गंवार और ये लोग जो है कुंठित लोग हैं, जिनके बारे में फ्राइड ने कहा था कि कुछ भावनाएं होती हैं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें हम जो है दफन कर देते हैं, और जब दफन करने के बाद भी वो अपने आप निकल आती हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन है इनकी फ्रस्ट्रेशन का कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया। उसकी वजह से ये जो बताते हैं कि भाई हम जो है आज़ादी की लड़ाई में हमने भाग इसी नहीं लिया क्योंकि ये थी इसी काबिल नहीं। जैसे एक आदमी जा रहा था, उसे भगवान बुद्ध की कहानी पढ़ी, तो भगवान बुद्ध की कहानी पढ़ के बड़ा खुश हुआ। तो दूसरे ने पूछा भाई तू क्यों खुश हुआ? कहते हैं भगवान बुद्ध जो थे भीख मांग के खाते थे, उनके हाथ में एक कटोरा होता था, वो लेके 5 घरों में वो मांगते थे भीख और वो खाते थे, और मैं भी यही करता हूँ, तो मैं और बुद्ध में कोई फर्क तो नहीं। तो वो उस मानसिकता को कैसे समझेगा कि भगवान बुद्ध जो थे वो राजा के बेटे थे, उन्होंने राज भोगा, फिर जीवन का उन्होंने सत्य ढूंढने के लिए उन्होंने घर का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, बच्चे का त्याग किया, तब वो जो है सुख की तलाश में और ज्ञान की तलाश में लोगों के यहाँ भीख मांगते थे। अब कोई भिखमंगा उस बात को नहीं सोच सकता, वो अपने आप को भगवान बुद्ध के बराबर नहीं समझ सकता। हो सकता है दोनों के कृत्य एक हो। अब मोदी जी ने भी अपनी बीवी को छोड़ा, भगवान राम ने भी अपनी बीवी को छोड़ा, तो मोदी जी भगवान राम के बराबर नहीं हो सकते। मोदी जी ने भी भीख मांगी, जैसा मोदी जी ने भी भीख मांगी तो बुद्ध के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन ये लोग इन चीज़ों को बताते हैं कि ये जो है जैसे ड्रेस, और हमारे यहाँ देश में जो है जो रूप है उसकी पूजा होती है। रूप की पूजा क्या होती है कि अगर गांव का लड़का जो है अगर वो राम बन जाएगा तो सब उसके पाँव छुएंगे, जिस दिन वो रूप उतार दिया उसकी पूजा नहीं होगी। तो ये लोग जो है स्वांग करते हैं, नाटक करते हैं। इन्हें लगता है कि अगर हम जो है इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मंच पर चढ़ जाएंगे, जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाएगी तो हमारी अहमियत बढ़ जाएगी। अब कंगना रनावत के बारे में अगर आप देखें, अगर उसका चरित्र चित्रण करें, जैसे लोग करते हैं कई बार मजाक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि वो शोले फिल्म का जो गब्बर सिंह था उसका चरित्र चित्रण करो, तो ऐसे अगर कंगना रनावत का चरित्र चित्रण करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले वो जो है घर से भाग गई, भाग के आपने कहा दिल्ली आई, फिर बम्बई चली गई। कंगना रनावत ने खुद कहा कि मैं जो है सारे नशे करती थी, फिर वो महेश भट्ट के साथ जुड़ गई। अब वो पिता थे या पुत्र थे या पति थे या तीनों रूप में थे, हमें नहीं पता। फिर वो जो है हम देखते हैं कि आदित्य पंचोली की जो है कीप बनकर रही। फिर वो जो है एक शेखर सुमन ने उनके बेटे को उसने फांस लिया, फिर वो उसके साथ रही। वो शेखर सुमन जी रोते हुए टीवी में कई बार अवतरित हुआ है। तो एक ऐसी औरत जो खुद हृदय पर कह रही है कि मैं सेवन करती थी नशीली दवाइयों का बम्बई में, लेकिन समीर वानखेड़े को ये बयान नज़र नहीं आया। वो शाहरुख खान के बेटे को और मुनमुन की जो चैट है या और लोगों की चैट है उसमें तो ढूंढते रहते हैं कि चैट में नशे का जिक्र कहाँ आ रहा है, कोड वर्ड में आ रहा है। और जो लड़की जिसकी फ़ोटो खुद है कि वो नशा करके कैसे झूम रही है पार्टियों में, कैसे नंगे फ़ोटो खिंचा रही है, उसके बारे में समीर वानखेड़े की आंखें बंद हैं, क्योंकि ये एक ही स्कूल है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। और इसीलिए जो लोग हैं देश की आज़ादी को बर्बादी की आज़ादी बताते हैं। आपने एक बात जो कही उसमें एक पूछना चाहता हूँ कि इसकी तरफ से भाई हमारे देशभक्त आरएसएस देशभक्ति कहती है अपने आप को, अब जैसा भी है, वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया कि तुम क्या बात कह रहे हो? रिएक्शन क्यों आएगा? वो तो खुद बोलते हैं, वो तो बड़े खुश होंगे कि हम सुबह यही बात कहते हैं, यही बात इसे पर्दे पे कह दी। वो तो बताएंगे, इसको दुरुस्त करेंगे कि कंगना रनावत ने हमारे मन की तो बात कही। ये जो हमेशा बताते हैं, कई संघियों से बात करोगे, मेरी कई महीने तक बहस होती रहती है कई लोगों से, वो कहेंगे कि देश को 99 साल की लीज पर अंग्रेजों ने दिया था। हाँ, और वो एक्ट बताते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर बताएंगे कि आज़ादी का ट्रांसफर ऑफ पावर का जो हमारा एक्ट है वो है, उसको बनाएंगे 1947 का। इन गधों ने कभी भी देश के संविधान को नहीं पढ़ा। देश के संविधान के अनुच्छेद 395 में लिखा है कि अब जब हम देश का संविधान लागू कर रहे हैं
तो देश के संविधान के पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, जो भारत की आज़ादी का एक्ट है 1947 का, वो सब निरस्त किए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, वो क्योंकि पढ़ा नहीं। अब किसी आदमी ने गीता में ना पढ़ा हो तो वो कह देगा 22वां अध्याय था। जिस किसी ने रामायण नहीं पढ़ी तो वो उत्तर रामायण से आगे की भी बात कर लेगा कि लव और कुश की शादी किससे हुई थी। तो ये लोग जो है अनपढ़ लोग हैं, लेकिन अपने अनपढ़ के साथ इनकी सबसे बड़ी विशेषता, इनका जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो ये है, पूरी बात कॉन्फिडेंस से कहते हैं। कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को मुंह में निगल लिया तो दुनिया में अंधकार फैल गया। अब ये बात जो है, अगर मैं कहूँ साइंटिफिक तरीके से, किसी बच्चे को कहूँ, किसी दूसरे विदेशी को कहूँ, तो वो मेरी शक्ल देखेगा कि ये आदमी जो है बाल तो सफ़ेद हो गए लेकिन बात बेवकूफ़ी की करता है। लेकिन पूरा आरएसएस, पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा संघ परिवार, इनके सारे लोग ये दिन रात बेवकूफ़ी की बात करते हैं, बहुमत के साथ करते हैं, और ये समझते हैं कि जो हम बेवकूफ़ी की बात लोगों को बता रहे हैं वो लोग मानेंगे और उसे सही मानेंगे। और इसीलिए रुचि पाठक नाम की जो लड़की थी, उससे कहा जी हमें जो 99 साल की अब लीज पे आज़ादी मिली, उसका खंडन किसी ने नहीं किया, मोदी जी तक ने खंडन नहीं किया। तो आप समझिए मोदी जी ही खड़े हैं रुचि पाठक के पीछे, कंगना राणावत के पीछे। और कंगना राणावत को जो 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं या ये जो पद्मश्री मिली है, ये वास्तव में इन पुरस्कारों का अपमान है। अगर किसी भी आदमी ने पद्मश्री ली है, और मैं कहूँगा 13वें और कंगना राणावत में क्या अंतर है, तो बेचारा जब मुंह दिखाने काबिल नहीं है। और ये बताता है कि इन्होंने देश के हर सम्मान के प्रतीक का अपमान करने का ठेका ले रखा है। और इस सब की कहानी आती है कि इस सब जो एक गुलाम था जिसने कहानियाँ लिखी, तो उसकी कहानी में आती है कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे क्या है कि लोमड़ी को दिखे अंगूर है, वो उछली नहीं पहुंची, फिर दोबारा उछली नहीं पहुंची। तो जब वो दूसरा एक जानवर देख रहा था, उसने कहा चाची क्या हुआ, अंगूर खाए नहीं? कहती नहीं, मुझे पता चल गया ये खट्टे हैं। तो इसी तरह ही आज़ादी की लड़ाई को खट्टी लड़ाई बताते हैं। और ये जो है आप समझिए उस लोमड़ी की तरह है जिसके लिए अंगूर खट्टे हैं। और अगर आप लोमड़ी को देखें और कंगना राणावत को देखें, लोमड़ी को देखें और रुचि पाठक को देखें, लोमड़ी को देखें और मोदी जी को देखें, लोमड़ी को देखें और योगी जी को देखें, तो आपको लगेगा ये भेड़िए के रूप में ही मानव अवतरित हुए हैं और देश को धोखा दे रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरीके से जिस तरीके से गांधी जी को जी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को मंडित किया जा रहा है, सांसद बन के आगे ठाकुर ये कह के कि वो राष्ट्र पुरुष है। वो तो आप देखो, योगी जी ने खुद कहा, उनका भाषण है, यूट्यूब पे भी है, वैसे भी है, कि उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को ऐसे सबक सिखाना चाहिए कि उनकी औरतों के शवों को कब्र से निकालकर उनके साथ बलात्कार किया जाना चाहिए। जी। और इस बात पर भी वो आदमी देश का एक सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है। यही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और ग्लानि होती है कि हम किस माहौल में रहने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।